नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है वो उन खर्चों के लिए की गई है जो खर्चे एक बिजनेसमैन जो है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के अंदर या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के अंदर, कई बार हमने देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने जो डीलर्स होते हैं उनको बाहर की फॉरेन टिकट्स करा करके देते हैं, उनको दुबई लेके जाते हैं, सिंगापुर लेके जाते हैं, या कोई और भी बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस करते हैं। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं जो डीलर्स को मिलते हैं या जिसको जिस हेड के अंदर खर्चा डाला जाता है, जो रिसिपिएंट होता है, उसकी बिजनेस इनकम में या प्रोफेशनल इनकम में जाने चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन तो अपना खर्चा क्लेम कर लेता है, लेकिन जो रिसिपिएंट होता है वो उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में नहीं लेता। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए अब एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194R। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि एक बिजनेसमैन कोई अपना बिजनेस प्रमोशन का खर्चा डालता है और एक सिंगल पर्सन को 20,000 रुपये से ज़्यादा का बेनिफिट होता है, तो चाहे वो बेनिफिट कैश में हो या अदर देन कैश हो, तो आपको उसके ऊपर 10% TDS काटना है। तो इससे जो है वो टैक्स बेस को इंक्रीज करना चाहते हैं और उन सारे खर्चों पर अंकुश लगाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये खर्चे किए जा रहे थे और एक्सपेंसेस क्लेम किया जा रहा था, लेकिन जो इनके रिसिपिएंट हैं वो उसको इनकम में नहीं ले रहे थे। अब इस प्रोविजन के द्वारा डिपार्टमेंट जो है वो जिनको ये इनकम मिल रही थी और जिनको ये बेनिफिट मिल रहा था वो सब जो है वो ट्रेस हो पाएगा। तो सेक्शन 194R के अंदर जो है वो 10% TDS काटना है यदि बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंस एक पर्टिकुलर पर्सन पर 20,000 रुपये से ज्यादा किया जाता है। अगला एक सेक्शन है 285B। सेक्शन 285B के अंदर एक रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म पे कि जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है या जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके विद इन 1 मंथ विच एवर इज अर्लियर, जिन जिन को प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म ने 50,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट की होती है उसकी एक स्टेटमेंट बना करके देनी होती है। तो इसके अंदर जो अभी कवर है वो खाली प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है। अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज को और इंक्लूड कर दिया गया है, इसका बेस वाइड कर दिया गया है ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। इसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट को कवर कर दिया गया है सेक्शन 285B में, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन को कवर कर दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर टेक्निकल कास्टिंग ऑन टेलीविजन को कवर कर दिया गया है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को कवर कर दिया गया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट को कवर कर दिया गया है और अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स एज में बी स्पेसिफाइड। इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और इसमें इंक्लूड करना है तो वो लोग कवर कर सकते हैं। तो इसके द्वारा भी वो अपनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डिपार्टमेंट बढ़ाना चाहता है कि जहां जहां 50,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट ये लोग करेंगे उसकी एक रिपोर्टिंग जो है इन लोगों ने करनी होगी। नाउ एक सेक्शन है 94 जो है बोनस स्ट्रिपिंग को और डिविडेंड स्ट्रिपिंग को कवर करता है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटीज कवर नहीं है। तो काफ़ी सारे जो डिसाइडेड केसेस थे उसके अंदर एसएससी जो है वो बोनस स्ट्रिपिंग से निकल जाता था। तो अब सेक्शन 94 के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स थी उसके साथ सिक्योरिटीज को भी कवर कर दिया गया है। और पहले जो यूनिट की डेफिनेशन थी उस यूनिट की डेफिनेशन के अंदर INVIT, REIT और AIF नहीं कवर थे। तो अब ये स्पेसिफिकली जो है यूनिट की डेफिनेशन में कवर कर दिया गया है और इनके ऊपर भी बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई है वो सेक्शन 115BBD में लाई गई है। सेक्शन 115BBD के अंदर यदि किसी इंडियन कंपनी को किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा था और इंडियन कंपनी के पास उस फॉरेन कंपनी के 26% या उससे ज़्यादा के शेयर्स थे, तो उस केस में इंडियन कंपनी को खाली 15% टैक्स देना पड़ता था। ये कंसेशनल रेट इसलिए था क्योंकि सेक्शन 115O के अंदर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था वो 15% था। अब सेक्शन 115O जो है वो खत्म हो गया है और जो डिविडेंड रिसिपिएंट है उसी को टैक्स देना होता है अपनी जो भी डिविडेंड मिलता है उसको अपनी इनकम में लेकर के, तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। तो अब क्योंकि सेक्शन 115O नहीं है
तो सेक्शन 115 BB-D के अंदर जो कंसेशनल रेट था उसको अब एबॉलिश कर दिया गया है। अब वो उसको कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। किसी भी इंडियन कंपनी को, चाहे वो उसको किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा हो या किसी इंडियन कंपनी से मिल रहा हो, उसमें अब कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है। उसको अपनी नॉर्मल इनकम में उसको लेकर के उसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट प्रपोजल जो है फाइनेंस बिल 2022 के अंदर वो ये है कि सेक्शन 10 के कुछ सबसेक्शंस हैं जिनके अंदर कुछ एग्जम्पशंस दी गई थी जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, तो उन सब एग्जम्पशंस को विड्रॉ कर लिया गया है। इसलिए खाली मैं इन सेक्शंस का रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। ये सेक्शंस हैं सेक्शन 10 क्लॉज 8, क्लॉज 8A, क्लॉज 8B एंड क्लॉज 9। इसके बाद जो एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है वो सेक्शन 239A किया गया है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती थी कि सेक्शन 195 के अंदर कोई ऐसा टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता था कि जो कि टैक्स डिडक्टिबल नहीं था, तो उसके लिए एसएससी को अपील में जाना पड़ता था। लेकिन अब उसके लिए सेक्शन 239A एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है जिसके अंदर वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर के ये कह सकता है कि जो टैक्स डिडक्ट हो गया है मुझे उसका रिफंड दिया जाए, और यदि असेसिंग ऑफिसर उसका रिफंड नहीं देता है तो एसएससी उस ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है सेक्शन 246A के अंदर जो है वो सीआईटी अपील के पास अपील कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा मूव है, अच्छा प्रपोजल है अमेंड करने का। इससे एक एसएससी को एक राइट मिल गया है कि वो असेसिंग ऑफिसर के पास अपने रिफंड के लिए जा सकता है। सेक्शन 68 के अंदर भी एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। सेक्शन 68 के अंदर फाइनेंस बिल 2012 के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें ये कहा गया कि शेयर एप्लीकेशन के केस में यदि एसएससी को शेयर एप्लीकेशन रिसीव होती है तो जिस शेयर होल्डर से पैसा आता है एसएससी को उस शेयर होल्डर के बारे में भी ये बताना है कि उसका सोर्स भी जेन्युइन था। तो कहने का मतलब यह है कि फाइनेंस बिल 2012 के अंदर जहां पे शेयर ट्रांजैक्शंस का सवाल था उस केस में एसएससी को सोर्स का सोर्स भी एक्सप्लेन करना था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जहां पे एसएससी लोन लेता है वहां पे नहीं थी। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ये प्रपोज किया है कि जहां पे भी कोई एसएससी लोन लेता है तो उस केस में भी एसएससी को सोर्स का सोर्स जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। सपोज करो कि ए ने बी से लोन लिया है, तो पहले जो ए की रिक्वायरमेंट थी, ए को ये बताना होता था कि मुझे बी से ये पैसा आया है और उसका आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को बताना होता था। अब एसएससी के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑनर्स डाल दिया गया है लोन ट्रांजैक्शंस को लेकर के कि जहां से पैसा आया है, जिस बंदे ने मुझे पैसा दिया है, जिस लेंडर ने मुझे पैसा दिया है, मुझे उसका भी सोर्स ये बताना है कि उस लेंडर के पास जहां से पैसा आया था वो भी एक जेन्युइन सोर्स था। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रावधान है कि इसके मुताबिक एक लोन लेना किसी भी आदमी के लिए, यदि उस लोन लेने के लिए भी उसको सोच समझ के लोन लेना पड़ेगा कि जिस आदमी से उसने लोन लिया है कि वो पैसा उसके पास भी उसका जेन्युइन पैसा है, और उसका सोर्स एक कैसे एक एसएससी जो है बता सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू होगा और इससे बहुत एक एसएससी के ऊपर एक ऐसा बर्डन डाला गया है जो कि एक कानून के उसमें कहते हैं कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एन एसएससी फॉर गिविंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ दैट ट्रांजेक्शन विच हैज बीन देयर इनटू द बुक्स ऑफ द क्रेडिटर। मैं क्रेडिटर पैसा देने वाला वो पैसा कहां से लाया, इसको मेरे लिए एक्सप्लेन करना जो है बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये सेक्शन 68 के अंदर लोन ट्रांजैक्शंस को लेकर के एक अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लाया गया है वो प्रोसिक्यूशन के 2 सेक्शंस में लाया गया है। इन सेक्शंस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा था वो ऐसे सेक्शंस के अंदर इनिशिएट किया जा रहा था जो सेक्शन 20 साल पहले जो है एबॉलिश हो चुके हैं, जैसे कि सेक्शन 269 यूसी
इन सेक्शंस के अंदर कुछ कंपलसरी एक्विजिशन के प्रोविजंस थे जो 2002 में एबॉलिश हो गए थे। अब एक सनसेट क्लॉज इनमें डाल दिया गया है कि क्योंकि ये सेक्शंस बहुत पुराने हैं, करीबन 20 साल हो चुके हैं, तो अब उन सेक्शंस के अंदर नया जो है प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा। ऐसे ही एक सेक्शन 194B के अंदर भी ये प्रावधान लाया गया है। तो ये वेलकम सेक्शंस हैं लिटिगेशंस को कम करने के लिए, जिसकी वजह से नए प्रोसिक्यूशंस उन सेक्शंस में नहीं लॉन्च किए जाएंगे जो सेक्शंस जो है वो अब स्टैट्यूट में नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है जो प्रपोज की गई है वो फेसलेस डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस को है सेक्शन 92C में। फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को लेकर है सेक्शन 144C में। फेसलेस अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल को है सेक्शन 253 में। फेसलेस प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल को है सेक्शन 255 में। इनको भी फेसलेस करने का प्रावधान था, जिनकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 थी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की गई हैं और इसके अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 लगता है, तो ये मैटर जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मद्देनज़र है, इसलिए इसकी टाइमलाइन जो एक्सटेंड करके इसको 31 मार्च 2024 तक जो है वो होल्ड पे रखा गया है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो सेक्शन 144B के अंदर की गई है, जो कि फेसलेस स्कीम के अंदर जो असेसमेंट की जा रही थी उसके प्रोसीजर को लेकर के थी। सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 144B के अंदर दिया हुआ था। जो पहले प्रोसीजर दिया हुआ था सेक्शन 144B के अंदर, अब एक सेक्शन 144B को नई तरीके से प्रपोज किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी बात कही गई है लास्ट में, वो ये कही गई है कि पहले सेक्शन 144B सब सेक्शन 9 के अंदर ये कहा गया था कि यदि सेक्शन 144B के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो जो असेसमेंट है वो पूरी की पूरी जो है वाइड हो जाएगी। अब इस में ये प्रपोज किया गया है ये कह के कि काफ़ी सारी असेसमेंट्स को टेक्निकल ग्राउंड्स पर वॉइड कर दिया गया और इसीलिए सेक्शन 144B सबसेक्शन 9 को ही इन्होंने डिलीट कर दिया है, और वो भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो सेक्शन 144B सबसेक्शन 9 जो कि ये कहता था कि यदि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो आपकी असेसमेंट वॉइड हो जाएगी, अब उस सेक्शन को ही इन्होंने हटा दिया है। तो क्या ये करना ही अल्ट्रा वायरस नहीं है? यदि किसी भी कानून के अंदर यदि प्रोसीजर का ही महत्व नहीं है, उस प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया जाएगा, और जो सेक्शन ये कहता था कि यदि हमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो असेसमेंट वाइड हो जाएगी, और उसको ये कह के कि उस सेक्शन के अंदर खाली टेक्निकलिटीज को लेकर के कोर्ट ने काफी सारे असेसमेंट ऑर्डर्स को वाइड कर दिया, तो अब उस सेक्शन को ही इन्होंने स्टैट्यूट से डिलीट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही ड्रैकोनिक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो आगे आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगी। कुछ चेंजेस जो हैं पेनल्टी प्रोविजंस में किए गए हैं। सीआईटी अपील के पास कुछ सेक्शंस के अंदर ये पावर होती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई है तो सीआईटी अपील सेक्शन 270A, सेक्शन 271, सेक्शन 271A, सेक्शन 271AA, सेक्शन 271G, सेक्शन 271J के अंदर सीआईटी अपील भी एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है यदि असेसिंग ऑफिसर ने वो पेनल्टी नहीं लगाई है। लेकिन 3 सेक्शंस के अंदर ये प्रोविजन नहीं था। सेक्शन 271AA-B, सेक्शन 271AA-C और सेक्शन 271AA-D। ये सेक्शंस जो हैं वो सर्च केसेस में पेनल्टी के बारे में कहते हैं, और जहां पे बुक्स के अंदर फॉल्स एंट्री की गई है उन केसेस में पेनल्टी के बारे में कहते हैं। तो अब इन सेक्शंस के अंदर स्पेसिफिकली इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि सीआईटी अपील इन सेक्शंस के अंदर भी एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है यदि असेसिंग ऑफिसर ने वो पेनल्टी उनके ऊपर इनिशिएट नहीं की है।
उसके बाद सेक्शन 272A के अंदर पेनल्टी को 100 रुपये पर डे से इंक्रीज करके 500 रुपये पर डे पे कर दिया गया है। सेक्शन 272A 100 रुपये पर डे की पेनल्टी के बारे में बात करता था, जहां पे असेसी जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता, स्टेटमेंट साइन नहीं करता, रिटर्न्स फर्निश नहीं करता, स्टेटमेंट्स फर्निश नहीं करता। ये सेक्शन जो है 1999 के अंदर लाया गया था और तब से लेकर के पेनल्टी 100 रुपये पर डे चल रही थी। तो अब ज़्यादा इन चीज़ों का कंप्लायंस कराने के लिए इस पेनल्टी को 100 रुपये पर डे से बढ़ाकर के 500 रुपये पर डे करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है वो सेक्शन 179 के टाइटल में की गई है। सेक्शन 179 का जो टाइटल है वो है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन लिक्विडेशन। लेकिन इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यदि वो टैक्स में डिफ़ॉल्ट करती है या इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट करती है या कोई पेनल्टी नहीं देती, तो वो सारा का सारा पैसा डायरेक्टर से भी वसूल किया जा सकता है। और जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी है वो जॉइंटली और सेवरली है। लेकिन इस सेक्शन का जो टाइटल है वो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन लिक्विडेशन है। तो कई बार कोर्ट्स में ये मैटर जाता था कि खाली जो कंपनी लिक्विडेशन है, खाली उसी केसेस में कंपनी के डायरेक्टर्स से टैक्स वसूला जा सकता है। लेकिन अब इस सेक्शन के टाइटल को चेंज कर दिया गया है और टाइटल को नया नाम दिया गया है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन लिक्विडेशन को डिलीट कर दिया गया है। दूसरा, जो कंपनी का टैक्स है उसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी पहले इंक्लूड था, फीस नहीं था। अब उसके अंदर फीस भी इंक्लूड कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि यदि कोई फीस भी इनकम टैक्स की बकाया है कंपनी के प्रति, तो वो फीस भी जो है वो डायरेक्टर्स से जॉइंटली और सेवरली जो है वो ली जा सकती है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं फाइनेंस बिल 2022 के अंदर, वो एनजीओ से रिलेटेड हैं, जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं या सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो ये प्रपोज किया गया है कि यदि इन ट्रस्ट की इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया गया है कि यदि इन ट्रस्ट की, एनजीओस की, जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है यदि उनको उनकी जो इनकम है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। दूसरा प्रावधान जो किया गया है वो ये प्रावधान किया गया है कि एक पेनल्टी का सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 271AA। ये सेक्शन के अंदर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है उस अमाउंट का जो कि ये एनजीओज स्पेसिफाइड पर्संस को यदि कोई अनड्यू बेनिफिट देती हैं तो जितना अनड्यू बेनिफिट दिया गया है उतने की पेनल्टी उनके ऊपर लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि ये एनजीओ फर्स्ट टाइम अनड्यू बेनिफिट देती हैं तो 100% जितना बेनिफिट दिया गया है उतनी पेनल्टी इंपोज की जाएगी, और सब्सिक्वेंटली यदि करती हैं तो 200% ऑफ दैट अमाउंट विच हैज बीन गिवन एज अनड्यू बेनिफिट विल बी इम्पोज्ड एज पेनल्टी। इसके बाद जो इन सेक्शंस के अंदर चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि जब कभी भी कमिश्नर को ये लगता था कि इन एनजीओज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाए तो वो सू मोटो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता था, लेकिन कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि वो कितने पीरियड में वो उनको ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। अब ये एक नया प्रोविजन ये डाला गया है कि यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए किसी स्पेसिफाइड वायोलेशन के लिए, स्पेसिफाइड वायोलेशन को भी डिफाइन किया गया है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर को प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी उस वायोलेशन की, और यदि वो वायोलेशन पाया जाएगा तो
जो जिस क्वार्टर में पहली इंक्वायरी की गई है उस क्वार्टर के एंड के विद इन 6 मंथ्स कमिश्नर को यह ऑर्डर करना होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नहीं करना। अब बात यह आती है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स यदि असेसिंग ऑफिसर ये रेफरेंस करता है तो असेसिंग ऑफिसर को क्योंकि अपनी असेसमेंट पूरी करने की एक टाइम लिमिट होती है, तो वो टाइम लिमिट कैसे अडेयर होगी, तो इसके लिए यह भी प्रोविजन कर दिया गया है कि जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की प्रिंसिपल कमिश्नर को एक एप्लीकेशन लगाता है, उस डेट से लेकर के जिस डेट पर प्रिंसिपल कमिश्नर उसका ऑर्डर करता है वो पीरियड लिमिटेशन पीरियड के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब जो स्पेसिफाइड वायोलेशन है उसको डिफाइन किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला आता है कि यदि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन अपनी इनकम को ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है जिस पर्पस के लिए वो नहीं बनाई गई है, तो उसको स्पेसिफाइड वायोलेशन के दायरे में लाया गया है। दूसरा, यदि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो तब भी उसको स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाएगा। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर द सेकेंड regime has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives, or separate books of accounts are not maintained by it in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसा बिजनेस वो करती है जो कि अटेनमेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी है, तो उसके लिए भी उसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन under this regime has applied any part of its income from property held under trust for private religious purposes। यदि कोई ट्रस्ट प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज करती है तो तब भी इसको स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाएगा। If the charitable trust created or established after the commencement of this act has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste, then also it will be treated as specified violation। Other than that, any activity being carried out by the trust or the institution under the second regime, if found to be non-genuine, if it is not being carried out in accordance with any of the conditions subject to which it was registered, जिस कंडीशंस के लिए और जिस कंडीशंस में ट्रस्ट रजिस्टर की गई है, यदि उसका वायोलेशन किया जाता है तो तब भी उसको स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाएगा। The trust or the institution under the regime has not complied with the requirement of any law। Now this is very dangerous। यदि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ने किसी भी कानून का पालन नहीं किया, तब भी वो प्रिंसिपल कमिश्नर को ये एप्लीकेशन लगा सकता है कि ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायोलेशन किया है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रस्ट ने प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन का भी पालन नहीं किया, ESI का भी पालन नहीं किया, या कोई ऐसी परमिशन नहीं ली, सपोज करो पॉल्यूशन की परमिशन नहीं ली या फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाए, तब भी जो है वो सारी चीजें इस दायरे में आ जाएंगी। एंड इट इज वेरी डेंजरस प्रोविजन विच हैज बीन प्रपोज्ड इन दिस फाइनेंस बिल। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as the NGO provisions are concerned, and these are very draconian law which has been proposed in this finance bill। फाइनेंस बिल 2022 के अंदर काफी कोशिश की गई है कि सेक्शन 1023C और सेक्शन 12A के प्रोविजंस के बीच में पैरिटी रखी जाए। इसी दिशा के अंदर जो एक कदम है वो ये है कि ऐसा कहा गया है कि दोनों सेक्शंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा कई जगह डाउट आता था कि यदि किसी स्पेसिफाइड पर्सन को यदि कोई पेमेंट की गई है जो कि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये अनरीजनेबल है, ये उसके कैलिबर के हिसाब से नहीं है, तो उस केस में क्या पूरी एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया जाए या जितनी पेमेंट अनरीजनेबल है खाली उतना ही डिसअलाउंस किया जाए। तो ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जितना
आपने सेक्शन 13 के अंदर जितनी अनरीजनेबल पेमेंट की है खाली उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, पूरी की पूरी एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कई बार ये क्वेश्चन आता था कि जब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यदि कुछ अमाउंट ऐसा है जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं किया गया तो क्या पूरी एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगी, या जितना अमाउंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं किया है खाली उतनी की एग्जम्पशन को चोट लगेगी। तो अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जितना अमाउंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में नहीं रखा गया है खाली उतना ही अमाउंट पर टैक्स लगेगा, और उस पर टैक्स लगाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 115 टीडी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो ये कहता है कि यदि जो पेमेंट अनरीजनेबल है या जो पेमेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं की है तो उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और उस अमाउंट पर कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा एक छोटा सा प्रोविजन इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जहां पे गुरुद्वारों को, चर्च को कोई भी डोनेशन आती थी बिल्डिंग रिपेयर वगैरह के लिए, तो उस केस में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि उन डोनेशंस को जो ट्रस्ट है या सोसाइटी है वो अपनी इच्छा के मुताबिक उसको कॉर्पोरेट डोनेशन भी उसको मान सकती है, और यदि वो उसको कॉर्पोरेट डोनेशन यदि उसको मानते हैं तो उसको कॉर्पोरेट डोनेशन के सिद्धांतों को पूरा करना पड़ेगा। उसके अंदर पूरा काफ़ी इन्होंने उसके बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस जो हैं वो दे दिए हैं। इसके अलावा जो एक चेंज ये लेकर के आए हैं वो ये है कि पहले ये कहा गया था कि जो 12A के अंदर ये लाया गया है कि यदि एनजीओ अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करती है तो उसको उस साल के लिए वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो पहला ये प्रोविजन जो है वो सेक्शन 1023C में स्पेसिफिकली नहीं था, वो वहां पे भी इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि कई जगह एक डाउट ये था कि सपोज करो 12A की एग्जम्पशन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिली किसी वजह से, तो और उस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल रिसीट 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा या 100 करोड़ के में जितने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये एक बड़ा डाउट था, इसके अंदर काफ़ी लिटिगेशन थी, तो उसको इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जितनी टोटल सेल रिसीट है उसके ऊपर या जितनी टोटल इनकम है एनजीओ की उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद लगेगा। और वो एक्सपेंसेस के बारे में भी कहा गया है कि वो एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरीके से उसकी पूरी तहजीब जो है वो सेक्शन के अंदर अब बताई गई है। लेकिन ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, जितना सरप्लस है उसी के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो है वो ये कहा गया है कि एक बहुत अच्छा चेंज जो इन्होंने स्पेसिफाई किया वो ये स्पेसिफाई किया है कि जो वॉलंटरी डोनेशंस ये टेम्पल्स को, मॉस्क्यूज को जो आती हैं, तो इसके लिए इन्होंने पूरा जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मेंशन कर दी है कि वो उनको एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो इनको एज ए कॉर्पोरेट डोनेशन भी मान सकती हैं यदि वो कॉर्पोरेट डोनेशंस की सारी मर्यादा को पूरा करते हैं। अब बात आती है कि जो 85% जो खर्चा करना होता था उसके बारे में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। वो कहते हैं क्लैरिफाइंग दैट एप्लीकेशन विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। तो कई बार क्या होता था कि एनजीओ ने अपनी इनकम दिखाई और इनकम के बाद उन्होंने जो 85% खर्च करना है तो उसके बारे में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगा, ये पेड बेसिस पर होगा। इसमें काफ़ी कोर्ट्स के डिसीजन थे, डिस्प्यूट्स था, तो इन्होंने इनको क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप खर्चे बुक कर लें और उसको पेबल खड़ा कर दें, तो ऐसी केसेस में वो नहीं होगा और वो पेड बेसिस पर ही खर्चे माने जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक 263 के अंदर एक थोड़ा सा चेंज किया गया है। 263 रिवीजन ऑफ ऑर्डर बाय सीआईटी होता है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होता है। तो इस केस में एक थोड़ा सा डाउट ये रहता था कि जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया जाता था तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को कौन से वाला सीआईटी रिवाइज करे। तो इसको अब क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जहां पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो रिस्पेक्टिव सीआईटी है वही उसको उस ऑर्डर को जो है वो रिवाइज
कर सकता है, इसके बारे में इन्होंने क्लैरिटी इसमें दे दी है। एक छोटा सा चेंज सेक्शन 119 सेक्शन में किया गया है, जो कि एक असेसी को अधिकार देता है कि वो अपना सीबीडीटी के पास कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है यदि उसने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की है, उसको रिटर्न फाइल करनी है या उसको अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो उसके अंदर एक छोटा सा चेंज ये किया गया है कि ये कहा गया है कि यदि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करती हैं तो हमको फीस देनी पड़ती है 5,000 रुपये। तो उसके बारे में यदि आपको उस फीस की माफ़ी करानी है तो आप सीबीडीटी के पास जाकर के सेक्शन 119 के अंदर ये बात कह सकते हैं। एक छोटा सा चेंज सेक्शन 133A के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में किया गया है, वो इतना रेलिवेंट चेंज नहीं है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई सर्च होती है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑफिसर जो है वो सर्च में हिस्सा लेते हैं। एक नेक्स्ट चेंज है रिडक्शन ऑफ गुडविल फ्रॉम ब्लॉक ऑफ असेट्स टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। पिछला जो फाइनेंस बिल था उसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी केस में गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो अब इस फाइनेंस बिल में ये क्या उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि जब भी गुडविल ट्रांसफर होगी तो अब उसको एक बंदा अपनी गुडविल को दूसरे को देगा तो अब उसको ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। एक थोड़ा सा चेंज जो है वो स्लम सेल की डेफिनेशन में किया गया है। स्लम सेल के अंदर एक जगह जहाँ पे सेल वर्ड दिया हुआ था, अब उसको सेल वर्ड को हटा करके उसको ट्रांसफर वर्ड कर दिया गया है। कुछ इस मामले में डिस्प्यूट्स थे और लिटिगेशन थी, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड से हटा करके उसको अब ट्रांसफर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मोटे तौर पे मैंने अपने सारे चेंजेस को कवर किया है, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 12 में और 1023C में, 148 में या 144B में ये इतने बड़े चेंजेस हैं कि इन सब के लिए अलग अलग एक वीडियो बनना चाहिए। तो जैसा भी समय मिलेगा मैं उनके ऊपर सारा वीडियो बनाऊंगा। कहीं पे भी ऐसा हो सकता है इन दोनों डेलिब्रेशंस में, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो कोई प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में मेरे कमी बेसी रही हो, तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा मेमोरेंडम जो है वो अटैच कर दिया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये बजट के ऊपर डेलिब्रेशन पसंद आया होगा, और आप जो भी आपके व्यूज़ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इस चीज़ को जो भी मेरे पार्ट में इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा मैं उसको कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।